तमाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम आज का साल के आखिर पे है। साल 2023 कैसा रहा? साल 2023 में शहर फैसलाबाद के बासियों को क्या क्या मिल पाया और क्या उन्होंने खोया? शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए 2023 का साल कुछ अच्छा साबित हुआ या नहीं? 2024 का सूरज तुलू होने को है। वो सूरज शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए किस हद तक बेहतर करने लेकर नमूदार होगा, या क्या स्याह बादल शहर फैसलाबाद को अपने घेरे में लेंगे? इसके ऊपर तज्जिया हमारे रिपोर्टर्स का होगा। उनकी ख़ास तौर पर उनका शोबा जात से जिस भीड़ से उनका ताल्लुक़ है उनकी उस हवाले से मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर करवाएंगे। और ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम होगा। इसमें हमारे क्योंकि रिपोर्टर्स का मखसूस वक्त के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि उस वक्त को हम इस इंफॉर्मेशन को जो है वो उस मजमूए को समो लें। सबसे पहले चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं साल 2023 के आखिरी अयाम जो हैं वो चल निकले हैं और 2023 अपने इख्तिताम की तरफ है। ये सूरज गुरूब होगा तो एक नए साल का सूरज तुलू होगा। कैसा रहा साल 2023 और कैसा होगा शहर फैसलाबाद के लिए साल 2024? क्योंकि साल 2023 में सियासत कभी इलेक्शन आए गए लेकिन हुए नहीं। अब बिलाखिर 24 में उम्मीद पैदा हुई इलेक्शन हो सकेंगे। तो इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी और मुस्लिम नून आपकी बीट है। सियासत को कैसा देखा आपने 2023 में? थैंक यू बिलाल, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक आपने यहाँ पर ज़ेर बहस लाए। देखिए 2023 फैसलाबाद के लिए अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा कुछ सेंस में। बुरा इस सेंस में रहा है कि इलेक्शंस के हवाले से जो उम्मीदें पैदा हो चली थी 14 मई को हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, वो नहीं हो सके। लेकिन अच्छा इस हवाले से रहा है कि यहाँ पर जो केयर टेकर सेटअप आया उसकी जानब से फैसलाबाद के हवाले से भी पूरे पंजाब में और बिलखसूस फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अंडर पास है या फ्लाई ओवर का जो काम है वो शुरू हुआ जुमरा के हवाले से। ये जो मंसूराबाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह से जो अस्पतालों की रेनोवेशन है उसका काम शुरू हुआ, लाइट 1 और लाइट 2। ये समझ लें कि जब से ये अस्पताल बने हुए हैं कोई अरसा 50 साल से इनकी रेनोवेशन का काम नहीं शुरू हुआ। नहरों की बल सफाई का काम शुरू हुआ और ये तकरीबन जो है वो 15 से 20 सालों के बाद प्रॉपर हुआ है। पहले कोई इक्का दुक्का साफ़ हो जाता था। इसी तरह से मुख्तलिफ महकमों से लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोकल गवर्नमेंट और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो अलग अलग फ़ीसें लेते थे। अब एक ही डिपार्टमेंट फ़ीसें लेता है, एक ही छत तले, और बाद में वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। लेकिन लोगों को एक ही छत पे जाना पड़ता है और उनका जो रजिस्ट्री का काम है वो महीनों के बजाय 2 दिन में हो जाता है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगते हैं। एक वीक में उनको रजिस्ट्री उनकी थमा दी जाती है। ये रेवेन्यू के हवाले से बात करें। इसी तरह से कपास के हवाले से बात कर लें तो ये तो मतलब ये कमाल हो गया ना कि इस बरस जो है वो कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद पहली दफ़ा इतना ज़्यादा फोकस कपास पे किया गया और उसकी रिकॉर्ड पैदावार आई है। किसानों ने जी भर के पैसा कमाया। इससे पहले कमाद से पैसा कमाते थे लेकिन कपास की जो है वो फसल से पैसा नहीं कमाते थे, नज़रअंदाज होती थी और हमें बाहर से काटन लेनी पड़ती थी। तो अब ये सूरत हाल है कि हमारी कपास और यार्न में जो है वो एक्सपोर्ट हुई है। अब्दुर्रहमान, सियासी अखाड़ा सज चुका है। सरप्राइज़ मिलेंगे 2024 क्योंकि आगाज़ होने को है, इलेक्शन है, तो आपसे इसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। कुछ सरप्राइज़ मिल सकते हैं क्योंकि नून लीग ने भी टिकट फाइनल तो नहीं किए, बहुत सारे हल्के पेंडिंग पड़े हैं। जैसे डॉक्टर नजमा अफजल को सेट नहीं किया तो एहसान अफजल अब पुरुम्मीद है। ऐसे बेशतर हल्कों में बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो इंटरेस्टिंगली कोशिश के अंदर हैं कि उनको एडजस्ट कर दिया जाए और उम्मीद भी पैदा हो रही है कि उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी कोई सरप्राइज़ हो सकते हैं क्या? पाकिस्तान मुस्लिम नून को दीगर किसी जमात की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? राजा रियाज को हामिद रज़ा कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं? कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी? फिलहाल देखिए टिकट्स तो ग्रीन सिग्नल दिए जा चुके हैं। अगर टाइम है तो मैं ब्रीफ कर दूं कि ये NA-95 में यहाँ पर उनका सबसे बड़ा मसला ये बना कि नज़ीर फैमिली ने कागजात जमा नहीं करवाए। सिर्फ वहाँ से मसला है। उसके नीचे देखें आज़ाद अली तबस्सुम और शुएब रईस ऑलरेडी है। इसी तरह से 96 में जड़ांवाला में बात कर लें तो तलाल चौधरी को उन्होंने बता दिया है कि भाई टिकट जो है वो MPA का आ जाएगा, नवाब शेर वसीर होगा। नीचे खान बहादुर डोगर भी मजबूत है। इसी तरह से जो दूसरे अजहर वकार और अवान साहब एग्जैक्टली अगर इसी तरह से अगर 99 यहाँ पर तांदले वाले की बात करें तो यहाँ पर अली गोहर बलोच है, उसको टिकट का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। नीचे जाफ़र अली होचा है। इसके अलावा जो है वो सफदर शाकर है। समुंदरी में शहबाज बाबर है।
उनके नीचे राव काशिफ है, उनके आरफ नीचे जो गेल है। आरफ गेल है, ये सारे टिकट्स फाइनल हो चुके हैं। आगे कासिम फारूक साहब लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन उनके नीचे वाले नीचे जो भी है वो pending है। अजहर गुज्जर जो है वो काफ़ी मजबूत है। उस हवाले से अगर देखें टिकट्स के हवाले से बड़ी उनकी वहाँ गिल फैमिली लेकिन अभी थोड़ी सी तंग कर रही है, वो कोशिश कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ के कल के भी इंटरव्यू देखें तो पीछे पीछे फिरते नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ के अंदर। इवन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं गुजरांवाला और साहिवाल डिवीज़न के, लेकिन पीछे जो है सैफ गिल नज़र आ रहे थे। देखिए कोशिश तो सारे करते हैं। सैफ गिल का मसला ये है कि वो 2 बार नाअहल हुआ है इलेक्शन के टाइम पे। 2013 में नाअहल हुआ, इसका भाई नईम गिल इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो पुर्तगाल भाग गया। उसके बाद 2018 में इसने मसूद नज़ीर के साथ दड़ा बनाया, 107 में शफीक गुजर नाअहल बनाया। देखिए शफीक गुजर 114 के हवाले से कोशिश लेकिन कर राणा रहा है। साहब ने सुना है कि एक ज़राए के मुताबिक उनको कहा कि आप तो जाके कागज़ जमा करवाएं 107 के अंदर, और उन्होंने करवा भी दिए उसके बाद। देखिए उनको उधर ही जाना चाहिए जहां पार्टी बेच उनका रही है, अपना जहां हल्का भी इलेक्शन है जीता है। पुराना। लेकिन मज़े की बात यह है कि पीपी 114 शेख एजाज के लिए नहीं खाली हुआ, ये शेख यूसुफ के लिए हो गया। शेख यूसुफ के लिए खाली हुआ है कि शेख यूसुफ एन 101 में उम्मीदवार थे, शेख एजाज साहब तो फिर 117 में चले जाएंगे ख्वाजा रिजवान के ऊपर। 118 में मलिक साहब के उन्होंने 118 में भी कागजात जमा करवाए हैं, बिल्कुल 112 में भी करवाए हैं। यानी कि ये उन्होंने 2013 में भी ऐसे ही किया था कि सारे हल्कों में करवा दिए जहां पर पार्टी ने देखा कि यहाँ सीट खाली है। सरप्राइज हो गए ना फिर अब्दुल रहमान, सरप्राइज तो आ रहे हैं, सरप्राइज आप दे रहे हैं कि 117 में फिर ख्वाजा रिजवान को ड्रॉप कर देंगे या मलिक नवाज को। नहीं देखें भाई, ये सबसे बड़ी ज़्यादा बहस हुई इस हल्के के हवाले से। ख्वाजा रिजवान भी मजबूत थे लेकिन मलिक नवाज़ को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अगर मलिक मलिक नवाज नवाज को ये कहा गया था आप अपना हल्का छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं, अगर मलिक नवाज़ 118 में चले जाते तो ख्वाजा का जो है वो चांस बन सकता ज़्यादा था। था। मलिक नवाज़ और ख्वाजा में से जो टाई है वो मलिक नवाज़ के हक़ में होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह खान के सबसे करीबी MP है मलिक नवाज़ हैं। वो 117 से पक्के हो गए। 118 से अगर शेख एजाज को या मियाँ ज़िया को या जो भी नून लीग के लोग हैं उधर उन्हें मिल जाता है। पलड़ा भारी शेख एजाज का बनता था। एग्जैक्टली उधर से वो बज़ाहिर उनका ही लग रहा है, क्योंकि उनको उधर से नहीं दिया जा रहा, वो शेख यूसुफ को दिया जा रहा है। तो इसी तरह से आगे देख लें, यहाँ पर एहसान अफजल का काफ़ी हद तक कन्फर्म हो गया है। आज़म मजीद गुजर भी लाइन में मौजूद है, ताहम जो है वो कुछ ही दिनों में जो है वो फैसला आ जाएगा। मेहर हामिद रशीद वाला तो क्लियर, वो वो तो सेव है। हाँ ग्रीन सिग्नल है उनके लिए। बाकी फ़कीर हुसैन डोगर हैं और आगे सारे राना अली जैसे बास सारे उनके लिए ग्रीन सिग्नल है। इमरान इरफान को नहीं एडजस्ट किया जा रहा। हाँ बिलाल, ये मुझे एक दोस्त ने बताया कि ये उनके घर में भी लड़ाई बनी हुई है ना। क्योंकि मियां मनान साहब को अब खुद ही कंपेन करनी पड़ेगी। देखें जो भी है, ये सियासत ऐसी है पाकिस्तान में बेशतर हलकों के अंदर बाप बेटा, मियां और बीवी, माँ और बेटी आमने सामने आ चुके हैं। हमें बहुत बड़े बड़े ख़ानदान आपस में मद्दे मुकाबल नज़र आए, तो 2 बार ड्रॉप कर दिया गया है। हर बार नहीं कबूल होता। जैसे कासिम फ़ारूक के लिए तो मियाँ फ़ारूक स्टेप डाउन हो गए हैं। मियाँ मनान साहब ने इजहार ये नहीं किया नाला कि मैं ड्रॉप होता हूँ, इरफान को बना दें। जैसे मियाँ फ़ारूक ने तो ओपनली कह दिया कि फिर आपको ज़िमनी करवाने पड़ेंगे, बड़ा ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया। तो मियाँ साहब ने ओके का सर हिलाया। इसका मतलब है कि बेटा नाराज़ हो सकता है और बेटा थोड़ा लाडला भी है, लेकिन वर्किंग इरफान मनान की बहुत है वहाँ। देखिए जी, मनान साहब अभी फ़िट है माशाल्लाह, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, फिज़िकली तो फिट हैं, ज़िमनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अल्लाह करे हम तो सबके लिए दुआ गो हैं, सारे सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हम तो किसी के लिए बेशक जितना मर्जी हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ है ही नहीं, क्योंकि हम एक नज़रिया, लेकिन मेरे ख्याल में नौजवानों को आगे लेके आना चाहिए। लेकिन सुनने में आया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हाजी अकरम अंसारी, मियां मनान और मियां फ़ारूक को कहा था कि जब तक मैं सियासत में हूँ ना, आप भी सियासत में रहें। तो मियां फ़ारूक साहब का तो जेन्युइन मसला बना। अकरम अंसारी और मनान को उन्होंने जो कहा है कि वो आप खुद ही इलेक्शन लड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शेख खुरम और रज़ा नसरुल्लाह घुमन वापस आए हैं, कुछ हलकों में इनपुट कर सकते हैं। देखिए बिलाल, खुरम शहजाद जो है वो, अब एक बार खुरम शहजाद के साथ कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी हमारी, तो वो बता रहे थे कि अगर तो PTI का बल्ला जो है वो उनसे वापस ले लिया जाता है फिर तो खुरम शहजाद मजबूत होगा, लेकिन अगर बल्ला आता है तो फिर इसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। देखें, इसको वोट मिलेगा, एक तो इसका जो अपना होगा थोड़ा बहुत, और शहर में इतना ज़्यादा नहीं होता, 5-7-10 हज़ार होगा, 15 होगा जो अपनी ज़ात का वोट है, बाकी होता पार्टी का वोट। बाकी इसने बल्ले से लेना था, अगर बल्ला ना होता PTI के लोगों से कि देखें मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी रहूँगा। अब मसला है कि ये उसका जो है वो कार्ड नहीं चल सकता, क्योंकि उधर से अब तो अबरार भी आ गया है, उधर से तो मतलब कई लोग मैदानी अमल में मौजूद हैं, तो लिहाजा बल्ला अब खुरम शहजाद के पास नहीं है, तो अब इसका इलेक्शन नहीं बनता। ये जितना नुकसान करेगा ये PTI का करेगा। और रज़ा नसरुल्लाह घुमन और आसफ तौसीफ, हाँ बिलाल, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आसफ तौसीफ, वहाँ पे हल्का गाँव का देहात का ओवरऑल ना,
वहाँ पर जो नज़ीर फैमिली है जिन्होंने अभी सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार की है, लेकिन उनका वोट बैंक उधर काफ़ी मौजूद है, वो सारा का सारा तौसीफ के हक़ में पड़ेगा, रज़ा नसरुल्लाह गुमन के हक़ में नहीं पड़ेगा। बेशक उनके वो पार्टनर हैं, कारोबारी पार्टनर मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो उनकी मुखालफत करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी एक दूसरे के मुकाबले में लड़ा, तो वो सारा वोट जाएगा तौसीफ के हक़ में। लेकिन अब वो विड्रॉ कर गई है ना फैमिली, ऐसा हो सकता है कि वो अपने लोगों को कह के सपोर्ट करवा दें? जी, वो माजी में भी उन्होंने किया था कि जब 2005 में बल्दियात का इलेक्शन ज़ाहिर नज़ीर ने नहीं लड़ा था, तौसीफ ने लड़ा था, तो उन्होंने अपनी सारी सपोर्ट उसके हक़ में की थी। समझा जाता है कि वहाँ पर एक फैमिली, जैसे 2018 में वो नाअहल हुई तौसीफ फैमिली, तो उन्होंने अपने कागजात वहाँ से ले लिए, तो दोनों में से एक ही इलेक्शन लड़ता है, तो वो दूसरा उसकी सपोर्ट करता है। दूसरा उसकी सपोर्ट करता है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान ने, बड़ा जायज़ा आपके सामने रखा कि ओवरऑल फैसलाबाद की सूरत हाल 2023 में क्या रही है, 2024 में आने वाले इलेक्शन में नून लीग इनकी बीट है, तो किस हद तक नून लीग के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शहर फैसलाबाद की तजारत, फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात के ऊपर। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ 8 बाज़ार और फैसलाबाद के ताजर कम्यूनिटी को शहर है, मज़दूरों का शहर है, ताजरों का शहर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो उनके साथ ये साल कैसा रहा और साल 2024 में कैसी तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं। फजील हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। फजील, कैसे देखते हैं साल 2023 का सूरज गुरूब होने को है, तुलू आफ्ताब 24 का होने को है, क्या अपडेट्स हैं, कैसा रहा 2023? टेक्सटाइल बरामदात बढ़ी, कम हुई, पावर लूम्स का खसारा कितना रहा और 8 बाज़ारों की सूरत हाल कैसी रही? जी बिलाल भाई, 2023 जो है वो ख़ास तौर पर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बात की जाए तो मुश्किल तरीन साल रहा है। इस साल के अंदर 2023 के अंदर 70,000 के करीब लूमें जो हैं वो बंद हुई। अब 70,000 लूमें बंद होने का मतलब ये है कि हज़ारों मज़दूर जो हैं वो भी बेरोज़गार हुए, लाखों मज़दूर बेरोज़गार हुए। और इसके बाद अगर आप टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग मिल्स, डाइंग मिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बंद हुई और 70% के करीब तकरीबन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। और इसके साथ साथ वो भी मज़दूर तबका जो है वो भी बेरोज़गार हुआ। उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि एक्सपोर्ट भी कम हुई। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल के हालात जो हैं वो बदतरीन रहे, इससे जुड़ा मज़दूर तबका जो है वो भी बदहाली का शिकार रहा। उसके बाद अगर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की बात की जाए, वहाँ पर भी टेक्सटाइल का ज़्यादातर कारोबार है। 8 बाज़ारों के अंदर भी मुल्हिका मार्केटें जो हैं जिनमें आप तमाम जो गारमेंट से रिलेटेड भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी जब हम गए हैं साल के आखिर में बातचीत की है ताजरों से, तो उनका भी ये कहना था कि 2023 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था टेक्सटाइल के शोबे के लिए। उसमें आपके जो कपड़े की कीमतें हैं वो तकरीबन 50 से 60% दूसरे सालों की निस्बत बढ़ गई और जो ख़रीदार थे वो मार्केट का रुख करना छोड़ रहे थे क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी थी। जब क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर होगी तो ग्राहक तो ज़ाहिर सी बात है मार्केटों में नहीं आएगा। 40 से 50% कीमत बढ़ी और जो उनकी फ़रोख्त थी कपड़े की और वो 60 से 70% कम हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि टेक्सटाइल के लिए या कारोबार के लिए ये साल कैसा रहा। उसके बाद जो मज़दूर तबका है वो भी तकरीबन 80% मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए 2023 के अंदर। उसकी बड़ी वजह यही थी कि आपका टेक्सटाइल का शोबा जो है वो शदीद मुतासर रहा। उसके बाद आपके जो अब बिजली की कीमतें हैं, उसके बाद गैस की कीमतें हैं, धागा महंगा हुआ, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बंद होना पड़ा। और ख़ास तौर पर जो पावरलूम सेक्टर है, क्योंकि पावरलूम सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं, जो मालकान हैं, वो कम सरमाए से अपना कारोबार शुरू करते हैं। जब इतनी महंगी बिजली हो जाएगी, गैस महंगी हो जाएगी, उसके बाद धागा महंगा होगा, तो उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो उनमें इतनी सख्त नहीं रही कि वो इतनी ज़्यादा जो पैदावारी लागत है उसके साथ अपने कारोबार को जारी रख सकें। इसके बाद जो प्रोसेसिंग मिल्स हैं वहाँ पर भी आप देखें कि केमिकल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिजली महंगी हो गई और गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोसेसिंग मिल्स या फिर बड़ी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वहाँ पर ही होता है। गैस की कीमतें भी बढ़ने की वजह से जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी 60 से 70% तक बंद हुई क्योंकि लोगों के पास सरमाया नहीं रहा और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर होती गई। इसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होने की वजह से ना सिर्फ मालकान परेशान रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई, सरमाया जो है वो कम हुआ, बल्कि जो हमारा मज़दूर तबका था ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से गुर्बत
जो है वो ज़्यादा बढ़ती है अगर मज़दूर बेरोज़गार ये होते तो हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल 2023 के साल के अंदर आगाज़ तो अच्छा नहीं है, मतलब इख्तिताम भी अच्छा नहीं रहा। 2024 के अंदर कोई उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं, क्योंकि उम्मीद पे चलती है सारी दुनिया। देखें, उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला ये साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतर करे और इस साल में पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिलें हर शोबे में। और उम्मीद ये की जा रही है, जैसे पिछले दिनों आपने ही ये खबर दी थी कि जो कपास की बेल्स हैं वो हम हासिल कर रहे हैं और पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हासिल हो रही हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हमारी अगर कपास जो है वो ज़्यादा बेल्स आती हैं और उससे हम ना सिर्फ अपनी लोकल ज़रूरियात बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो उसमें एक तो आपकी जो डूइंग बिज़नेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस वो कम होगी, क्योंकि आपको धागा एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें जो हैं उनमें रिलीफ दिया जाता है, ख़ास तौर पर लोकल इंडस्ट्री को आप ना दें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दें, क्योंकि आपके एक्सपोर्टर्स ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट करना होता है आपके जो कंपटीटर्स हैं उनसे। अगर आपकी बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो आपके जो कंपटीटर्स हैं वो अगर वही सेम चीज़ अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपके रेट से नीचे देंगे तो लोग उनसे लेंगे, ना कि महंगी चीज़ आपसे ख़रीदेंगे। तो अगर तो इस साल के अंदर हुकूमत जो है वो रिलीफ देती है हमारे टेक्सटाइल के शोबे को और कोशिश ये करती है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, एक्सपोर्ट ने तरक्की करनी है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह अगर रिलीफ मिलता है बिजली और गैस की कीमतों में और कपास जो है वो हमारे पास अच्छी आती है और उसको हम बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। ये ना हो कि आपके इस्तेमाल में आने से पहले आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, फिर उसको दोबारा आप इंपोर्ट करें, तो वो आपके ख़र्चे बढ़ेंगे। मुल्क तरक्की ऐसे ही करेगा कि आप पहले अपनी ज़रूरत को देखें, अपनी एक्सपोर्ट को देखें, उसके बाद तमाम वो जो सेट उनको किया जाए, आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी जो आपने सप्लाई करनी है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप देख कर अगर टेक्सटाइल के शोबे को मद्देनज़र रख कर करते हैं, उसके लिए बात यह है कि आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आपने देखने हैं कि वो कितने काबिल हैं, वो उन्होंने किस तरह लेकर चलना है चीज़ों को। तो उम्मीद तो यही है, बल्कि दुआ है कि अल्लाह ताला ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे ताकि पाकिस्तान की तरक्की हो और जो परेशान लोग हैं, मज़दूर जो परेशान हैं बेरोज़गारी की वजह से, उनकी परेशानियां भी दूर हो सकें। मजदूरों की परेशानियां कम हो सकें और साल 2024 जो है कुछ बेहतरी लेकर आए। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एनर्जेटिक रिपोर्टर हैं हमारे। इमरान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साल 2023 सरकार के लिए कैसा रहा? निगरान सेटअप ने बहुत सारी, अब्दुलरहमान ने आगाज़ में बताया चीज़ें की जो शायद इलेक्टेबल सेटअप भी नहीं करता। डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, दीगर महकमों को आप देखते हैं, एयरपोर्ट को भी देखते हैं, इसके अलावा आप दीगर डिपार्टमेंट्स को देख रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि 2023 में शहर फैसलाबाद के बासी, शहर फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खड़ी नज़र आई और साल 2024 में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ होगा? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। साल 2023 है, सियासी अदम इस्तेकाम के बायस जहाँ पर सियासत और कलमदान वजारत आला के तब्दील होते रहे, वहीं पे फैसलाबाद में तरक्याती मनसूबे में मुतासर है। आपको पता है, एक ने दूसरे के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आए तो दूसरे ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट सेक्टर है वो रुक जाता है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम होता है। रोड सेक्टर ले लें, बिल्डिंग सेक्टर ले लें, वो रुक जाते हैं। बड़े मनसूबों की बात करें तो फैसलाबाद चन्योर सरगोदा रोड 3.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो अभी इल्तवा का शिकार है। लैंड एक्विजिशन मतलब अराजी ना खरीदी जा सकी। सतियाना, फैसलाबाद सतियाना बाईपास, जिसका साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से संगे बुनियाद रखा गया था 17 अरब रुपये की स्कीम, उसके लिए लैंड एक्विजिशन ही मतलब ज़मीन की अराजी का खरीदारी का अमल ना हो सका, वो बड़े मनसूबे इल्तवा का शिकार हैं। इसी तरह फैसलाबाद सरकारी रहायशों का मनसूबा GOR3 जो सरकारी मुलाजमीन की एक शेल्टर था, वो 44 करोड़ से ज़ायद की स्कीम इल्तवा का शिकार है। रोड सेक्टर फैसलाबाद सरगोदा रोड कमालपुर इंटरचेंज तक, वो जो 44 करोड़ का मनसूबा है वो इल्तवा का शिकार है। इसी तरह फैसलाबाद में बड़े बड़े मनसूबे जो हैं वो अभी पाया तकमील तक पहुँच ना सके। अलबत्ता इस लड़खड़ाती हुई हुकूमत को निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की जानब से पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए बेड़ा उठाया गया। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड 6.5 अरब रुपये की स्कीम को निगरान ज़िला पंजाब की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। इसी तरह अलाइड हॉस्पिटल की बात करें, 1 अरब 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो तमाम रिवैम्पिंग हो रही है,
इसी तरह सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो 27 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू किया गया है, और इसी तरह दीगर मंसूबे हैं। और सबसे जो बड़ा बिलाल भाई जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सानिया जड़ांवाला हुआ था, जिसमें 22 चर्चेस की जो है वो रिवैम्पिंग और रिकन्स्ट्रक्शन का काम था, वो निगरान वज़ीर आला ने सर अंजाम दिया। मिनॉरिटी डेवलपमेंट की फंड की मद से 12 करोड़ रुपए के जो है वो चर्चेस की रेनोवेशन की गई। 5 साल में ये 6 माह भारी रहे। बिल्कुल ऐसा ही आप ये समझ लें कि जो वज़राए आला साहब का वज़राए आला इतने अरसे में काम ना कर सके, बहुत कम टेन्योर में डेवलपमेंट सेक्टर को लेके स्पीड ने कर दी। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब की जो है वो कैबिनेट की जानब से, उनकी जानब से इनिशिएटिव्स लिए गए, रात दिन तक जो है वो किया गया। तमाम जो मंसूबे हैं, तो ये तमाम तर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए थे, उनको बहुत ही कम मुद्दत में, शॉर्ट नोटिस पीरियड में जो है वो 31 जनवरी का जो है टाइम पीरियड दे दिया गया कि जनाब इनको मुकम्मल करना है। अलबत्ता साल 2023 में फैसलाबाद डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो इतना कुछ कह लें कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल सका वज़ारत आला की जानब से। बुज़दार साहब के दौर में यहाँ पे मंसूबे रुके रहे, परवेज़ लाई के दौर में जहाँ पर मंसूबे रुके रहे, और सहाफ़ियों का बड़ा जो मंसूबा था, जो सहाफ़ी कॉलोनी था, तो हाथ कर गए। वो तो हाथ ही करना था ना सर। उस पर आपको जो अपडेट है उस पर भी जो है वो ऑक्यूपाइड है, अभी कोई ना FDA उसको ऑन बोर्ड ले रहा है, ना DC ऑफिस वाले उसको निगरान वज़ीर ने बड़ा क्लियरली वर्डिक्ट दिया कि था ही कुछ नहीं, पता नहीं आपको कौन कहाँ से क्या अनाउंस कर गया, कागजों में कुछ नहीं था, हवाई फाइल कर गया आपके साथ। जी बिल्कुल, वो बिलाल भाई इसी तरह था कि उनके पास फाइल ही नहीं गई। तो निगरान साहब वज़ीर आला पंजाब का तो ये इनिशिएटिव है कि सहाफ़ियों के लिए जो वो कर सकते हैं उन्होंने किया, और वो आइंदा भी जो है वो कर रहे हैं। अलबत्ता अगर साल 2023 में आपको पता है, जैसा कि आप भी जाते हैं फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेन रनवे जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अलबत्ता इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो 777 नहीं फंक्शन की जा सकी, लेकिन मेन रनवे जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और साल 2023 फ़्लाइट्स के हवाले से बड़ा बुरा साबित रहा, क्योंकि फैसलाबाद से कराची की 2 तरफ़ा परवाज़ें बंद कर दी गई हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से ताजर जाते हैं कराची, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही बंद कर दी गई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। इसी तरह मतलब प्रवास इसमें ये कह सकते हैं PIA का जो बहरान था, वो दूसरी फ़्लाइट्स को लाहौर से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा छोड़ें, फैसलाबाद से क्या करना है। उन्होंने अपने स्टेशन बदले, उन फ़्लाइट्स के ख़िलाफ़ भी ऐसे तो फिर एक्शन लेना चाहिए ना सिविल एविएशन को, कि जो मुश्किल वक्त में पैसा बटोरने के चक्कर में लग गए एज़ कम्पेयर टू उन्होंने अपने मुसाफिर को सहूलत प्रोवाइड नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि इनका जो शोबा कमर्शियल है, जो देखता है कि हमें कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी फ़ॉरेन के लिए इन्होंने जनाब फ़्लाइट्स कर दी हैं, लेकिन डोमेस्टिक की बात करें तो हमारे शहर को नज़रअंदाज किया गया इस हवाले से। हज ऑपरेशन की बात करें, यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं गई, तमाम हजाज कराम इस्लामाबाद या लाहौर गए हैं। यहाँ से एक वक्त था मदीना से जद्दा की 2 तरफ़ा परवाज़ें उड़ान भरा करती थी, वो भी ना कर सकी। तो डेवलपमेंट सेक्टर को लेके फैसलाबाद में काफ़ी जो है आदम इस्तेकाम के बायस डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो रुका रहा है। साल 2024 में ये उम्मीद करते हैं कि साल 2024 का जो सूरज है, वो जो आफ्ताब है, वो जनाब फैसलाबाद की तरक्की को जो है वो गामजन लेके जो है वो तलू हो। बहुत शुक्रिया ईमान असलम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही तफसील के साथ चीज़ें बताई। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करती हैं, सोशल वेलफेयर को भी देखती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी देखती हैं। तो मरियम रज़ा की तरफ बढ़ते हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सड़कों पर भिखारी ख़त्म ना हो सके, चाइल्ड लेबर बढ़ गई, उसकी वजह महंगाई थी, क्या थी, वो तो कुछ भी उधर पेश किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, सरप्राइज़ देगी, कुछ नया हो सकेगा। बिलावल भुट्टो बड़े एक्टिव नज़र आए। इस सब के ऊपर 2023 आपकी बीट्स के अंदर कैसा रहा? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जैसे आपने गदागरी की बात की, तो फैसलाबाद के अंदर बेशक वो चाइल्ड प्रोडक्शन की जानिब से गदागरी की मुहिम चलाई गई हो, या इसके अलावा सोशल वेलफेयर की जानिब से, वो दोनों ही नाकाम नज़र आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है हमें बड़ी तादाद में नज़र आए सड़कों पर, अहम शहराओं पर। बेशक वो मॉल्स हों, अहम शहराएँ हों, वो ऐसी सड़कें जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश जो है वो लोगों का होता है, वहीं पर हमें छोटे बच्चे जो है वो नज़र आते हैं। और उसके अंदर साथ साथ चाइल्ड प्रोडक्शन ने इस कागजी कार्रवाई को बड़े अच्छे तरीके से सामने रखा कि हमने गदागरी मुहिम के ऊपर काम किया, जबकि वो नज़र हमें आती हुई नज़र नहीं आई कि कहीं पे भी उसका काम किया गया हो। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते थे उनमें भी बच्चों को उस तरह से तादाद में नहीं पकड़ा जाता था। एक दिन में अगर सिर्फ 2 बच्चे पकड़े जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जो फैसलाबाद में गदागरी है वो ख़त्म हो सकेगी? उसका ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, बल्कि अगर वो 2 वक्त में भी की जाए वो रेस्क्यू ऑपरेशन, तो शायद फिर भी किसी हद तक बच्चों को जो है वो उस तरह से ना किया जाए। और उसके अंदर वो बच्चे मौजूद हैं जो कि पेशावर हैं,
उनके घर वाले भी यही काम करते हैं और वो भी इस वक्त यही काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी आगे यही लगाया हुआ है। इसके अंदर बेरोज़गारी जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। उनके जितने ज़्यादा बच्चे हैं मतवसत तबके के या उससे ज़्यादा नीचे की जो लाइन पे बच्चे इस वक्त गुर्बत की लाइन पे हैं, उनको यही है कि जितने बच्चे होंगे उनको थोड़ी देर बाद जैसे वो बड़े होते हैं उनको काम पे लगा दिया जाता है, वो कहीं पे क्यों ना हो। और इसके साथ अगर हम पनाह गाह सोशल वेलफेयर की बात करें तो वहाँ पर पनाह गाह बनाया ही मुसाफिरों के लिए गया था, जो वहाँ पर लारी अड्डे पे आए, आके थोड़ा देर वहाँ पे आराम करें और चले जाएं। लेकिन वो पनाह गाह को इन्होंने गदागरों की पनाह गाह बना दिया गया। वहाँ पर वही नज़र आते हैं, उन्हीं को रखा जाता है। लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी ऐसी कबाहतें मौजूद हैं कि ऑपरेशन नहीं किया जाता। उनको गाड़ी जो है वो दी गई है। सोशल वेलफेयर का एक स्कूल है, वो भी मफलूज है। वो भी मफलूज है बिल्कुल। उनको गाड़ी जो दी गई है वो पता नहीं कहाँ कहाँ डिवाइडेड है। स्पेशल एजुकेशन के पास भी वो गाड़ी जाती है जो स्पेशल बच्चों को उठाती है उनके घरों से और स्कूल में देती है। उसके बाद इनके पास खैर मकतब का स्कूल है, उनकी भी गाड़ी इनके पास आती है। हालांकि जिस टाइम पे ऑपरेशन करना होता है और गदागर सबसे ज़्यादा सड़क पर होते हैं, उसी वक्त हमारे पास गाड़ी मौजूद नहीं होती कि उनको रेस्क्यू किया जाए। ये भी एक वजह है। और अफसोसनाक बात यह है कि 2023 में सिर्फ 132 दरख्वास्तें FIR जो हैं इनके खिलाफ गदागरों के खिलाफ हो सकी हैं। उसकी वजह यह है कि सोशल वेलफेयर ने नादरा से कहा था कि हमें बायोमेट्रिक चाहिए, कि अगर कोई गदागर आता है उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो हम उसके शनाख्ती कार्ड ना होने के बावजूद वहाँ पर नादरा की जो दिए गई बायोमेट्रिक मशीन उसके पर लगाएं और उसको रजिस्टर कर लें। FIR काटी जा सकती है ताकि वो बार बार ये काम ना करें। लेकिन उनको वो नादरा की टाइम से वो भी प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से सिर्फ 132 दरखास्तें की उन्होंने और उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। और वो पनाह गाह की जो जगह है जो कि नून लीगी हुकूमत में उनको कहा गया था कि बेगर्स होम बना के दिया जाएगा, वो अब पनाह गाह है। और बेगर्स होम के लिए भी वो इंतज़ार में है कि मरासला जारी ज़रूर किया गया डिप्टी कमिश्नर को कि इसके लिए 2023 में ही किया गया कि इनके लिए बेगर्स होम दें ताकि इनको पनाह गाह में रखने की बजाय हम यहाँ पर रख सकें। लेकिन दारुल अमान और ओल्ड एज होम की सूरत हाल कुछ बदल सकी, क्योंकि मैंने भी एक प्रोग्राम किया था तो ओल्ड एज होम में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे माँ बाप की तादाद बढ़ी, कम नहीं हो सकी। ये बड़ी अफसोसनाक। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल भाई। गदागरों के बाद अगर हम इस तरफ चले जाएं तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे अपने ही माँ बाप होते हैं, लेकिन उनको वो छोड़ देते हैं। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के अंदर माँ बाप की तादाद में, वहाँ पे आने वाले बुज़ुर्ग वालिदैन की तादाद में खासा इजाफा नज़र आया। और ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा बढ़े, ख़वातीन की तादाद तो फिर जो है वो घट जाती है। माँ बाप बच्चे आते हैं माफ़ी मांग के माँ को ले जाते हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनकी तादाद के अंदर वहाँ पे खासा इजाफा हुआ है। वो भी अपनी आँख, उनकी भी नज़रें हैं दरवाजे की तरफ कि काश उनके बेटे या बच्चे जो हैं वो आ सकें। और ये तनाज़े जो है बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। वो कहते हैं हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी, हम अपने बाप को नहीं पाल सकते। वही बाप होता है जिसने सबको पाला होता है, उसके बाद उसी बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। इसी तरह से दारुल अमान में है। दारुल अमान में काफ़ी ऐसी केसेस आए हैं जिनके अंदर मैरिजेस जो है वो ख़राब हुई हैं, बच्चियों की, लड़कियों की घर से भाग के शादी की है और उसके बाद कोई वाली वारिस नहीं रहा, ना घर वाले रख रहे हैं ना ही वो हस्बैंड रख रहा है। क्योंकि पहले तो वो बड़े आराम से खुशी से ले जाता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि नहीं हमें चाहिए ही नहीं और उसको निकाल दिया जाता है, मारा जाता है। इस तरह के केसेस जो हैं दारुल अमान के अंदर भी बढ़े हैं। मरियम, आखिर पे 2 मिनट बाकी हैं, क्या आप समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि अगर ओवरऑल 10 MNA 21 MPA के हल्के देखें, कहाँ से कौन सरप्राइज़ देने की पोजीशन में है? कोई अच्छे तगड़े उम्मीदवार आपको कौन कौन से लग रहे हैं? 2024 क्योंकि चढ़ने को है, 2024 के अंदर ही इलेक्शन है, जिस इलेक्शन का इंतज़ार था उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में आप पीपल पार्टी के कौन से कैंडिडेट्स को पॉइंट्स देंगी, नंबर देंगी कि ये हॉट फेवरेट हो सके? बिलाल भाई इस वक्त सूबाई असम्बली से भी हैं और MNA की सीट्स पर भी हैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन पंजाब के अंदर उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ना वो हमें नज़र नहीं आते। अगर हम बात कर लें नईम दस्तगीर की तो उन्होंने भी NA के लिए जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए, अफजल टाइटैनिक ने करवाए हुए, उसके साथ साथ अरशद जट ने जो है वो करवाए हुए। यूँ लगता है कि नईम दस्तगीर साहब किसी हद तक अपना गोल जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें तो सूबाई असम्बली के अंदर इनके जितने भी MP की सीट पर खड़े हैं वो सारे ऐसे इलाकों से हैं जो मतवसत तबके से भी हैं, लोग उनकी सुनते भी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे तो उनके लिए वहाँ पे सीट करना और कौंसलर की सीट लेना आसान है, लेकिन MP की सीट लेना किसी हद तक उनका मुश्किल नज़र आता है। उनको दिया ज़रूर गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक MP की सीट के ऊपर 2 लोगों, एक ही इलाके से 2 लोगों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाया कि अगर वो उसका ना हो सके तो कवरिंग के लिए दूसरा बंदा अवेलेबल हो। तो इसके अंदर ये है कि जो ज़रा ज़्यादा बेहतर है
वो भी उस तरह से करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ्ट जो है वो मुश्किल है। हो सकता है कि MNA की सीट जो है कोई लेके जा सके, लेकिन MPA की सीट लेना जो है वो मुश्किल है। इसके साथ अगर दो ऐसे इस वक्त हैं उम्मीदवार जो आपस में कर भी सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक तो मास्टर इशफाक है और इशफाक अहमद साहब है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो टाकरा नज़र आता है कि अगर ये अपनी जगह से ले गए तो फिर सूबाई असम्बली की सीट जो है इनको मिल सकती हैं। मरियम रज़ा ने बहुत तफसीली साथ सारी इन्फॉर्मेशन रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है मेहनत की, शहर फैसलाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों को दोबारा से छूने की, जिसमें फैसलाबाद के अंदर बहुत बेशर उम्मीदवार तो हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कवर कर रही है कि उनको उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में उतार लिया जाए। जैसे नईम दस्तगीर की बात की, ऐसे ही राना फ़ारूक सईद हैं, ये एक दो उम्मीदवार हैं जो तगड़े लग रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा जी एक दो उम्मीदवार और हैं, लेकिन कुछ जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्टी की सियासत को ज़िंदा रखने के लिए अपने कुर्बानी दे रहे हैं और जिसको पार्टी भी याद रखेगी।